हेलो बच्चों, जैसा कि मैंने कल आप लोगों का जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों मिलके साइंस का निर्माण करते हैं, किसमें 9th और 10th क्लास में साइंस चलती है। तो इसमें हम लोगों ने जो बायोलॉजी वाला सेक्शन है बच्चों, उसको स्टार्ट किया था। जो आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर है, क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज जीवन का मौलिक अधिकार। इसके बारे में हम लोगों ने एक बेसिक कॉन्सेप्ट कल पढ़ा था। ठीक है बच्चों, तो उसको हम लोग थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, क्या क्या हम लोगों ने कल पढ़ा था। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, उसके आगे हम प्रोसीड करेंगे। तो जैसा कि हम लोग कल पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे? सेल किसे कहेंगे बच्चों? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या होता है डिस्कवरी ऑफ सेल, कोशिका की खोज किसने किया था। तो इसके बारे में विभिन्न जो साइंटिस्ट, जो डिफरेंट प्रकार के साइंटिस्ट थे, उन्होंने अलग अलग मत दिए। कोशिका की खोज किसने किया था? तो जैसा कि मैंने बताया था, रॉबर्ट हुक ने 1665 में अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में क्या कहाँ से किया था? कार की एक पतली कार से, थिन सेक्शन ऑफ कार। जब उन्होंने अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में देखा और उन्होंने पाया, कैसी संरचनाएं पाए? मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना को उन्होंने पाया था। और उन संरचनाओं, छत्ते जैसी संरचनाओं की एक कंपार्टमेंट को क्या नाम दिया उन्होंने? सेल नाम दिया, कोशिका नाम दिया। और क्या डिस्कवरी हुई बच्चों? इसके अलावा जो और साइंटिस्ट थे, जैसे रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? न्यूक्लियस, कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है, उसकी खोज किए। जो रॉबर्ट हुक ने बच्चों खोज किया था, वो क्या किए थे कि जो नॉन लिविंग, मृत कोशिका की खोज किए थे। जब तो जो जीवित कोशिका है, उसकी खोज किसने किया था बच्चों? जीवित की कोशिका की खोज एंटोन वान ल्यूवेनहॉक ने किया था 1674 में। कहाँ से किया था? तालाब के जल से जीवित कोशिका की खोज किए थे। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने ही और कई तरह के अपने खुद के बनाए हुए उन्नत किस्म के माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी से क्या किए? विभिन्न जातियों के शुक्राणुओं की खोज की। ठीक है बच्चों, इसके बाद और भी साइंटिस्ट आए, जैसे स्लाइडेन, एम स्लाइडेन और टी स्वान। ये दोनों मिलकर क्या किए थे? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। तो कोशिका सिद्धांत में इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए, कुछ रूल्स दिए कि जितने भी जीव पृथ्वी पर पाए जा रहे हैं, चाहे वह एक कोश की हो, चाहे वह बहुकोश की हो, सभी एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और जो कोशिका, सभी उपापचयी क्रियाएं, जितनी भी केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, वह कोशिका के अंदर होती हैं। इसीलिए कोशिका को क्या कहा जाता है? संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद और भी स्टेटमेंट थे, जैसे रुडोल्फ वर्काउ ने क्या बताया कि जो ये कोशिकाएं होती हैं, हमेशा पहले से उपस्थित कोशिकाओं से ही निर्मित होती हैं। दैट मीन्स ए सेल कैन अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है बच्चों, और उसके बाद हम लोग क्या, ये तो बेसिक हो गया था किसके बारे में? डिस्कवरी के बारे में। और जितने भी जीव होते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, जीवाणु हो या वायरस, सॉरी वायरस नहीं, वायरस ये एक ऐसा पार्टिकल है बच्चों, ये क्या है? कोशिका सिद्धांत का एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ऑफ सेल थियरी है। ठीक है बच्चों, वायरस, विषाणु जिसे कहेंगे। और जो जितने भी जीव होते हैं, अपने जीवन की शुरुआत कहाँ से करते हैं? एक कोशिका से करते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने कल डिटेल में पढ़ा था। इसके बाद जो मैंने बताया था कि कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किसे कहेंगे बच्चों? प्रो, जिसको मैंने अगर इस शब्द को दो भागों में तोड़ देते हैं, प्रो मतलब आदि, बहुत प्रिमिटिव टाइप, ऐसी कोशिकाएं जो अनडेवलप्ड हैं। ठीक है बच्चों, और यू मतलब ट्रू, सत्य कोशिकाएं। इसमें क्या होता है कि सभी कोशिकांग और वेल डेवलप्ड सेल होती है इन जीवों में, तो इन्हें कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं वह छोटी होती हैं, और यूकैरियोटिक कोशिकाएं इन कंपैरिजन टू प्रोकैरियोटिक कोशिका वह थोड़ा बड़ी होती हैं।
ठीक है बच्चों। और जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, और जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है वो क्या होती है, उसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है। ठीक है। और जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें क्या होता है, विभाजन जो होता है बडिंग या फिशन के द्वारा होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोसिस या मियोसिस समसूत्री या अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है बच्चों। तो ये हम लोगों ने बेसिक डिफरेंस भी कल डिस्कस किया था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं। तो आज बच्चों मैं आप लोगों को डिटेल में प्रोकैरियोटिक कोशिका का एक डिटेल डायग्राम बनाऊंगा और यूकैरियोटिक कोशिका का डायग्राम बना के उसके सभी पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों। तो हम लोग देखते हैं क्या होती कैसी होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है बच्चों। तो जैसा वन बाय वन मैं इसको नाम भी मेंशन करता हूँ, इसका जो है नामकरण भी। ये सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है बच्चों, कैप्सूल कहा जाता है, कैप्सूल। ठीक है बच्चों। और ये जो उसके नीचे वाली परत को क्या कहा जाएगा, सेल वॉल कहेंगे, और जो सबसे नीचे की है उसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है। अब ये आप लोग देखेंगे कहीं कहीं जो है जो इन्वेजिनेशन हो जाता है, अंदर की तरफ जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, कोशिका झिल्ली जो होती है वो कहीं कहीं क्या होती है बच्चों, अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो जाती है। ठीक है बच्चों। इसे हम लोग क्या कहेंगे, ये देखिए आपका इन्वेजिनेशन है, इसे कहेंगे मीजोसोम कहते हैं। अब इसी मीजोसोम से अटैच रहता है बच्चों आपका क्या, क्रोमोजोम, गुणसूत्र जो है अटैच या इसी साइटोप्लाज्म में ही पड़ा रहता है। ठीक है बच्चों। और साइटोप्लाज्म में ये सब पूरा पार्ट्स क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में ही कहीं कहीं सब ये सब क्या बिखरे रहते हैं, ये सभी राइबोसोम है, और ये राइबोसोम जो है mRNA पे है, और ये सभी क्या है, फ्री राइबोसोम है। ठीक है बच्चों। अभी मैं क्या किसका डायग्राम बना रहा हूं बच्चों, मैं ये प्रोकैरियोटिक का डायग्राम है। मैं नीचे लिखता अभी पहले ही लिख देता हूं, फिगर जो है आपका यह प्रोकैरियोटिक सेल कोशिका का लेबल्ड डायग्राम है, प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है बच्चों। तो प्रोकैरियोटिक जैसा कि मैंने बताया ये सब पार्ट्स इसके पार्ट्स हो गए किसके, ये पूरा मटेरियल आपको मैं जो डॉट डॉट ब्लू कलर में इसको फिलअप कर दे रहा हूं बच्चों, ये सब क्या है, इसका साइटोप्लाज्म है। ठीक बच्चों, साइटोप्लाज्म। ठीक। और ये क्या है, फ्री राइबोसोम। ये सब इसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, ये पार्ट्स आपका हो जाएगा पॉलीराइबोसोम। हाँ, इतना नामकरण मैंने कर दिया, लेबलिंग कर दिया बच्चों। और क्या बचा है आपका, फ्री राइबोसोम। ये आपका मटेरियल हो जाता है बच्चों न्यूक्लियोइड। ठीक है। इसका और भी नाम है इंसिपिएंट न्यूक्लियस, और ठीक है बच्चों, और इसका और भी नाम है जीनोफोर। ठीक है बच्चों। और बीच बीच में कहीं कहीं आप लोग देखेंगे एक एक्स्ट्रा सेलुलर क्रोमैटिन मटेरियल पाया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मिड। हाँ, तो ये आपका पूरा यूकैरियोटिक कोशिका हो गई बच्चों। और गमन करने के लिए जो बैक्टीरिया होता है उसमें गति करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए क्या पाए जाते हैं बच्चों, इसमें पीली पाए जाते हैं, छोटे छोटे जैसे ब्रश की तरह संरचनाएं पाई जाती हैं, उसे क्या कहा जाएगा, इसे पीली। ठीक है, पीली कहते हैं। और कहीं कहीं देखेंगे जो सेल मेम्ब्रेन से, बेसल बॉडी जिसे कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन से अटैच रहता है, बड़ा सी संरचना पाई जाती है, इसे क्या कहते हैं, फ्लैजेला। तो अब वन बाय वन मैं आप लोगों को इसका सभी स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में बता देता हूं, किसका क्या फंक्शन होता है। तो हम लोग सबसे पहले आउटर कवरिंग से शुरू करते हैं, कैप्सूल। तो कैप्सूल क्या होता है बच्चों, ये किसका बना होता है,
कैप्सूल जो होता है बच्चों किसका बना होता है? ग्लाइकोकैलिक्स का। ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है बच्चों? ठीक है, एक तरह का ये शुगर प्लस प्रोटीन का मिक्सचर होता है। यही क्या करता है, तो ये कैप्सूल क्या करेगा, सबसे ऊपरी परत है स्लाइम लेयर बनाता है। कभी कभी ये स्लाइम होता है या चिपचिपा जो जिसे हम कहेंगे स्लाइम। आप लोग जेल देखे होंगे, जैसे एलोवेरा जेल होता है, उस तरह की जो बाहरी कवरिंग होगी उस तरह का हो सकता है। या कभी कभी क्या होता है बच्चों, बहुत हार्ड होता है, ठीक है, रिजिड होगा। कभी कभी हार्ड होगा या रिजिड होगा या कभी स्लाइम की तरह होता है। ये जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है कौन होता है? कैप्सूल। ठीक है बच्चों, तो ये कैप्सूल होता है। तो कैप्सूल का मेन काम क्या हो जाएगा बच्चों? रिजिड है या जेली टाइप है, जेल टाइप है, तो उसका क्या काम हो जाएगा? प्रोटेक्शन। तो सुरक्षा। जितने भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं जैसे किसमें पाई जा रही हैं, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ। इसका एग्जाम्पल है किसका? प्रोकैरियोटिक कोशिका का। आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ठीक बच्चों, ये सभी क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। इसमें इस तरह की कोशिका प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। इन सभी ऑर्गेनिज्म में इस तरह की कोशिका पाई जाएगी। इनका जो सबसे आउटर कवरिंग है उसे कैप्सूल कहेंगे। कैप्सूल किससे बना होता है? ग्लाइकोकैलिक्स का बनाता है। और ये स्लाइम भी हो सकता है और रिजिड भी हो सकता है। तो अब जेल टाइप का और रिजिड भी, कठोर भी है, तो इसका मेन काम क्या हो जाएगा? प्रोटेक्शन में मदद करेगा। ठीक बच्चों, अब हम लोग दूसरी बात करते हैं, दूसरे इसके पार्ट्स की। तो पहला हम लोगों ने बात कर ली प्रोटेक्शन के बारे में। दूसरा यहाँ पे मान लीजिए फ्लैजेला के बारे में अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फ्लैजेला जो होता है क्या होता है? एक तरह जैसे हम लोगों के पैर होते हैं चलने के लिए, ठीक है बच्चों, हाथ है पढ़ाने के लिए, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ हाथ पैर होते हैं एक कोई भी काम करने के लिए। ऐसे ही जो बैक्टीरिया होते हैं या यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया जो भी हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, उनमें क्या पाया जाता है? फ्लैजेला पाया जाता है। किस में हेल्प करता है? मूवमेंट में, गमन। ठीक है बच्चों, गमन में। जैसे हम लोग पैरों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं, जब हम लोग स्थान चेंज करते हैं तो उसे कहेंगे लोकोमोशन। इसको ध्यान रखिएगा बच्चों, लोकोमोशन और मूवमेंट ये दो अलग अलग टर्म है। मूवमेंट क्या होता है? जैसे मैंने हाथ को एक स्थान से इधर उधर मूव कर रहा हूँ, इसे क्या कहेंगे? मूवमेंट कहेंगे। ठीक है, हाथ पांव सिर को क्या कर रहे हैं? मूव करा रहे हैं, इसे मूवमेंट कहेंगे। लोकोमोशन क्या होता है बच्चों? अब मैं यहाँ से यहाँ पे स्थान चेंज कर दिया ना बच्चों, तो इसे क्या कहेंगे? इसे लोकोमोशन कहेंगे। तो फ्लैजेला जो होता है मूवमेंट में हेल्प करता है। और ये फ्लैजेला किसका बना होता है? एक प्रोटीन होती है बच्चों, फ्लैजलीन, प्रोटीन का बना होता है। ठीक, ये प्रोटीन क्या करती है? इसको एनर्जी प्रोवाइड करती है और मूवमेंट में हेल्प करती है। ठीक बच्चों, ये आपका दूसरा पार्ट हो गया। क्या? फ्लैजेला के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो इसको अच्छे से आप लोग पढ़िएगा बुक से, सब कुछ समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अब हम लोग तीसरे पार्ट्स की बात करते हैं, सेल वॉल। ठीक है, कोशिका भित्ति, जैसे स्किन हमारी होती है कोशिका भित्ति, ठीक है, स्किन है हमारा आउटर कवरिंग है, वैसे सेल वॉल भी एक तरह से जो कैप्सूल के बाद वाली लेयर है उसे क्या कहेंगे? सेल वॉल कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकान की। पेप्टाइडोग्लाइकान आप कहोगे क्या होता है बच्चों? पेप्टाइडोग्लान, पेप्टाइड मतलब प्रोटीन, ग्लाइकॉन मतलब शुगर। तो ये जो सेल वॉल होती है बच्चों, यह प्रोटीन और शुगर की बनी होती है। और इसका क्या काम करता है? जो सबस्टेंसेस रहते हैं अंदर से बाहर, जो सबस्टेंसेस रहते हैं उसको बिना सिलेक्टिव, कोई भी फिल्ट्रेशन नहीं होता, डायरेक्टली अंदर या बाहर करने में मदद करती है। ठीक बच्चों, सेल वॉल हो गया। इसके बाद जो तीसरा मैं पार्ट्स आपको चौथा बताने जा रहा हूँ, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चों, ये बनी होती है लिपिड बाइलेयर, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है बच्चों, यह प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? दोनों में सेम होती है। कि किस तरह का स्ट्रक्चर होता है ये देखिए आप लोग, ऐसे ही पूरा लिपिड, पूरा ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं पूरा राउंड जो होती है वह सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, इसे लिपिड बाइलेयर कहा जाए। ठीक है बच्चों,
ये हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद जो साइटोप्लाज्म होता है ये हो गया आपका जीव द्रव। यही मेन, इसको क्या कहेंगे, मेन एरिना फॉर ऑल एक्टिविटीज। ठीक बच्चों, जो साइटोप्लाज्म होता है पूरे कोशिका के अंदर भरा होता है जीव द्रव, जिसे मैंने बताया था परकिंजे ने क्या कहा था, जो जीवित तरल पदार्थ होता है किसी कोशिका का उसे क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म कहेंगे। इसी साइटोप्लाज्म में सारी गतिविधियां, चाहे वो मेटाबॉलिज्म हो गई, चाहे रिप्रोडक्शन हो गया, सब कुछ इसी साइटोप्लाज्म के अंदर होता रहता है। ठीक है बच्चों, और ये राइबोसोम हो गया, तो साइटोप्लाज्म और राइबोसोम का क्या फंक्शन हो जाएगा बच्चों, राइबोसोम जो होता है यह प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो प्रोटीन दालों से मिलती है, और सोयाबीन वगैरह जितने भी पल्सेस जितनी भी दालें जितनी भी होती हैं उनसे हमें क्या मिलता है, प्रोटीन होता है। और वो प्रोटीन हमें बॉडी में कौन बनाता है, हमारे शरीर में कौन बनाता है, वो बनाता है राइबोसोम। ये मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स होता है, जैसे आप लोग आटे की एक लोई बना लेते हैं उसमें कोई झिल्ली नहीं होती मेम्ब्रेन, ऐसे ही ये साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है। ठीक है बच्चों, और प्रोटीन, उसको प्रोटीन का जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये सब बेसिक नीड है, ऊर्जा प्रोवाइड करते हैं ना बच्चों। तो ऐसे ही जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, राइबोसोम के द्वारा ही होता है। पॉलीराइबोसोम क्या होता है कि जब, अब हम इसके बारे में बात करेंगे, पॉलीराइबोसोम जो होता है, ठीक है बच्चों, यह जब कई राइबोसोम एक mRNA पर, मेनी राइबोसोम अटैच्ड ऑन mRNA। mRNA मतलब जब एक से अधिक, ये राइबोसोम है फ्री राइबोसोम, स्वतंत्र जो है कोशिका द्रव्य में पड़े हुए हैं, और जो ये अब यही स्वतंत्र राइबोसोम कभी कभी यह होता है जो mRNA, ये क्या हो गया आपका mRNA हो गया। ठीक है, इसी mRNA पर जुड़ जाते हैं। mRNA पे जुड़ने के बाद ही इन पर क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया होती है। जब कई पॉली मतलब एक से अधिक, अब एक से अधिक राइबोसोम कहाँ पे अटैच हो गए हैं, mRNA, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पॉलीराइबोसोम। ठीक है, ये प्रोटीन, यही पॉलीराइबोसोम क्या करते हैं, ये भी प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक बच्चों, इसके बाद जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे डीएनए आरएनए आप लोगों ने नाम सुना होगा, ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है डीएनए आरएनए। तो यहाँ पे जो डीएनए होता है या क्रोमोसोम जो होता है वो बीच में साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है। ठीक है बच्चों, साइटोप्लाज्म पड़ा रहता है, इसको न्यूक्लियाइड भी कहा जाता है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस। इंसिपिएंट मतलब यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो अनडेवलप्ड है, इसीलिए तो इसको कहा जा रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस जो केंद्रक होता है अनडेवलप्ड होता है, फुल्ली डेवलप नहीं होता है, इसलिए इसको कहा जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। यहाँ पे जो क्रोमोसोम होता है सिंगल होता है और पूरा साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है। ठीक है बच्चों, अब इस क्रोमोसोम के अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे कहते हैं प्लाज्मिड। इसको क्या कहेंगे बच्चों, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। एक्स्ट्रा मतलब ये तो मेन क्रोमोसोम है, लेकिन इसके अलावा भी एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है जिसे प्लाज्मिड कहा जाता है। तो प्लाज्मिड का क्या रोल होता है, प्लाज्मिड जनरली जैसे आप लोग तो कहेंगे कि इसमें डिफरेंट टाइप के प्लाज्मिड होते हैं। प्लाज्मिड भी कई तरह से हो जाते हैं, आर प्लाज्मिड, रेजिस्टेंट प्लाज्मिड, ठीक है, एफ प्लाज्मिड, फर्टिलिटी प्लाज्मिड। एफ प्लाज्मिड फर्टिलिटी में हेल्प करते हैं, आर प्लाज्मिड जैसे हम लोग मेडिसिन लेते हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं, मान लीजिए पेनिसिलिन लिया, अगर उसमें रेजिस्टेंस है पेनिसिलिन के खिलाफ, तो वो क्या होगा, वो पेनिसिलिन के रहते हुए भी अपने ग्रोथ को कंटिन्यू किए रहेगा, वो रेजिस्टेंट हो गया है। ठीक है बच्चों, इसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल है, पार्ट्स है किसका, प्रोकैरियोटिक कोशिका का मीजोसोम। ठीक है बच्चों, ये मीजोसोम का क्या रोल होता है, ये रेस्पिरेशन में मदद करता है, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन और डीएनए रेप्लिकेशन, ये सारे काम कौन करता है, मीजोसोम करता है। ठीक है बच्चों, तो डीएनए रेप्लिकेशन मतलब रेप्लिकेशन, विभाजन, एक डीएनए का दूसरे एक कॉपी, अब जैसे हम लोग फोटोकॉपी करते हैं बच्चों, तो उस डीएनए का 2 कॉपी बनाने की क्रिया क्या कहा जाएगा, रेप्लिकेशन कहा जाएगा। रेस्पिरेशन, श्वसन, जैसे हम लोग श्वसन लेते हैं, हमारे पास लंग्स है, इनके पास क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं हम लोग पास, इनके पास यही मीजोसोम के द्वारा ही श्वसन करते हैं, श्वसन के
के द्वारा ही अपने क्या आते हैं, एनर्जी बनाते हैं। और रिप्रोडक्शन जनन भी करते हैं, या एक कोशिका दो कोशिका जब विभाजित होती है उसमें भी मदद करते हैं। कौन? मीजोसोम। ठीक बच्चों, तो ये ओवरऑल मैंने सभी स्ट्रक्चर के बारे में बता दी। ये पीली अभी देखिए आप लोगों को बता देता हूँ। पीली क्या होता है बच्चों? पीली और सेक्स पीली भी कहते हैं इसको। कि देखिए ये पीली जो होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया को अटैचमेंट में मदद करता है। एक बैक्टीरिया मान लीजिए ये हो गया, ठीक है बच्चों, और दूसरा बैक्टीरिया कोई भी हो गया, अगर दोनों आपस में आते हैं तो किसके द्वारा आते हैं? इस पीली की मदद से ही एक दूसरे से अटैच करते हैं, और अटैच करके अपना जो जेनेटिक मटेरियल है उसको एक्सचेंज करके एक तरह से अपना रिप्रोडक्शन जनन करते हैं। ठीक बच्चों, ये ओवरऑल क्या रहा पूरा प्रोसेस, हर ऑर्गन्स के बारे में, किसके बारे में? प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में मैंने अच्छे से डायग्राम के साथ आप लोगों को डिटेल में बता दिया। ठीक बच्चों, अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछिएगा जरूर।